तो आज हम लोग एक ऐसे इशू पर बात करने वाले हैं जो कहीं की भी सरकार हो, चाहे देशी सरकार हो या विदेशी सरकार हो, उसके लिए ये एक इंटरनल चैलेंज की तरह होता है, आंतरिक चुनौती की तरह होता है। किसी भी सरकार की सफलता और विफलता का पैमाना ये होता है जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी सरकार सफल है कि नहीं है, कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है, कितने लोगों के बीच में ये लोकप्रिय है, ये सारे के सारे बातों का पैमाना है ये टॉपिक। और वो टॉपिक है सोशल इकोनॉमिकल इशू। और वो सोशल इकोनॉमिकल इशू क्या है? तो वो है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन चीज है, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी। तो पॉवर्टी, गरीबी, दूसरा इनइक्वालिटी, असमानता, किसी भी सरकार के लिए ये दो मेजर है, इनइक्वालिटी और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। आप किसी सरकार के बारे में जानना हो, उसका रिपोर्ट कार्ड देखना हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इन तीनों मोर्चे पर कैसा काम कर रहा है। और आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से कम 5 सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस में ये एक अलग ही सब चैप्टर ही है। इनइक्वालिटी सोशल जस्टिस का पार्ट है, असमानता पॉवर्टी इकोनॉमी का पार्ट है, सोशल इकोनॉमी का भी पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी सोशल इशू और इकोनॉमिक इशू, ये तीनों का ही दोनों ही क्षेत्रों में इसकी चर्चा की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आपको संपूर्ण रूप से जानकारी रखना होगा। तो हम लोग इस टॉपिक पे या इस एरिया पे क्रम से बात करेंगे। पहले पॉवर्टी को देखेंगे, उसके बाद फिर इनइक्वालिटी को, फिर अनएम्प्लॉयमेंट को। याद रखिए हर एक साल मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और अभी जो समूह में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी टॉपिक को लेकर के कर रहे हैं। बेरोजगारी का ही इशू है वो, और बेरोजगारी गरीबी का मदर है, मदर ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप किसी व्यक्ति को कितना भी धन दे दीजिए, कितना भी पैसा दे दीजिए, एक समय के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा अगर उसका बेहतर उपयोग न करे या वो अनएम्प्लॉय रह जाए। या तो बिजनेस करेगा तो एम्प्लॉय हो जाएगा स्वयं, या फिर कहीं नौकरी करेगा। तो गरीबी को खत्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। और जब जितना ज्यादा गरीबी बढ़ता है उतना ही ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ता है। तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, रिलेटिव रिलेशन है, सापेक्षिक संबंध है। गरीबी बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगा। तो एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, 1-2 क्लास लगेगा इसको समझने में। गरीबी, ये गरीबी हम इसलिए चुने, ये इशू हम इसलिए भी चुने क्योंकि हाल ही में एमपीआई रिलीज किया गया है भारत सरकार के द्वारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया। ये प्रक्रिया 2019-20 में 2014-15 से शुरू हुआ है एमपीआई का पब्लिश करने का कॉन्सेप्ट भारत में, और उसके बाद अभी रिसेंट में 2021 का पब्लिश किया गया है। तो उसमें दिखाया गया है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 25% आबादी अभी भी गरीबी रेखा में रहती है।
और सरकार के लिए भी ये चुनौती है, ये परीक्षा है कि कैसे गरीबी को कम किया जाए। आप थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि 5th 5 ईयर प्लान से गरीबी हटाओ का मुहिम शुरू किया गया है। 1974 से ही शुरू किया गया कि हमको गरीबी हटाना है। गरीबी हटाने वाले लोग खरबपति अरबपति बन गए, लेकिन गरीबी जस के तस भारत में बना हुआ है। ये एक तरह से अभिशाप की तरह है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि ये एक पेट की तरह है। जैसे पेट होता है, स्टमक, आप उसमें भोजन डालिए, सुबह में डालिए, शाम को डालिए, सुबह में खा लीजिए। उसी तरह से गरीबी का भी स्थिति है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप कितना भी डेवलप कंट्री हो जाए, गरीबी बना रहेगा हर एक जगह पर। क्या है? कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तुम एक गरीब को अमीर बना दोगे। आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो गरीबी के डेफिनेशन बदलते रहता है समय के साथ, देश के साथ, कालखंड के साथ। रामराज में भी गरीबी था, तो गरीबी कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये आपको ऐसे समझना है कि अमेरिका की गरीबी और भारत की गरीबी में जमीन आसमान का अंतर है। तो डेफिनेशन वहां का अलग है पॉवर्टी का, और आपके यहाँ का डेफिनेशन अलग है पॉवर्टी का। वहां के जो गरीब है, आपके यहाँ के जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उस लेवल पे आते हैं वहां के गरीब लोग। तो कैसे आप खत्म कर सकते हो? वहां आप तुलना किया जाता है। गरीबी का मतलब है तुलना करना। हमारा जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो फंडामेंटल नीड को बनाया गया कि बुनियादी जरूरत आप पूरा करते हैं कि नहीं। जैसे ही ये फुलफिल हो जाएगा तो गरीबी का माना कुछ और सेट हो जाएगा। इसीलिए गरीबी एक ऐसा ये है, समस्या है जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता है। चाहे वो रामराज हो, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग है या कलयुग हो, हर एक युग में ये रहेगा ही रहेगा। जैसे भूख कभी कुछ देर के लिए शांत हो सकता है, उसके बाद क्षुधा फिर से जागृत हो जाएगी। उसी तरह से गरीबी है। तो गरीबी में आपसे सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे। मेंस में सवाल पूछे जाएंगे, भाई गरीबी भारत का कैसे कम किया जाए, सरकार क्या कर रही है। समय समय पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश कर दिया जाता है, जिसमें भारत की स्थिति को दयनीय दिखा दिया जाता है। तो वो भी चिंता का विषय हो जाता है भारत के लिए कि इतने सजग, इतने सक्रिय सरकार होने के बावजूद भी और इतने लोक लुभावन स्कीम चलाने के बावजूद भी भारत की गरीबी कम नहीं हो रही। एक सीमा तक आप गरीबी कम करते हैं, लेकिन गरीबीपन खत्म नहीं होता है। ये भी याद रखना है, गरीबीपन कभी खत्म नहीं हो सकता है। गरीबी को आप एक सीमा तक कम कर सकते हैं, लेकिन वो बना रहेगा। तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पॉवर्टी में हम क्या क्या देखेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो गरीबी में सबसे पहले तो पॉवर्टी है क्या, डेफिनेशन आपको देखना होगा, और दूसरा कारण क्या है। यानी कि पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे परिभाषा या डेफिनेशन, दूसरा कारण, काउजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कारण क्या है, तो ये कारण आप लोग खुद जानते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल पे आप लोग पढ़े होंगे, स्कूल लेवल पे भी पढ़े होंगे, तो ये ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। इसमें जो चैलेंज आएगा वो है मेथड ऑफ एस्टिमेट या मेथड टू एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी निर्धारण की जो पद्धति है वो। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गरीबी निर्धारण की पद्धति। ये सब आप लिखते चलिएगा, और हम इसलिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि यहीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग भारत में गरीबी निर्धारण की जो पद्धति है उसके बारे में। तो
विविध भारत में प्रयोग की जाने वाली गरीबी निर्धारण की पद्धति। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे समय समय पे जो गरीबी निर्धारण के लिए समितियां गठित की गई, तो विविध समिति और उनकी सिफारिश या सुझाव। समिति और उसके सुझाव। ये दो बार से होगा, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट फ्रीडम। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो क्या है, उसको कैसे परिभाषित, एक गरीबी रेखा है और एक है गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि बीपीएल। बीपीएल क्या है, कैसे निर्धारित किया जाता है, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अमर्त्य सेन का, डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता, अमर्त्य सेन ने कौन सा अप्रोच दिया है। तो अमर्त्य सेन की संकल्पना या अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे गरीबी पे। और उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेंगे, सरकारी पहल क्या क्या किया गया है। उसके बाद देखेंगे एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। एमपीआई और एक और एमपीआई ऑफ इंडिया। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें दो और मेजर्स को जोड़े गए हैं या दो और स्केल को जोड़े गए हैं। भारत वाले में ये 10 है तो ये 12 है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अब आपसे सवाल यहां से कहीं से भी पूछा जा सकता है। हालांकि जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको इन सारे पहलुओं पे ही चर्चा करना है। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया किसी भी तरह का गरीबी पे, तो इन सारे एस्पेक्ट को आपको पॉइंट आउट करना होगा, बताना होगा। जब आप इसके बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आप इन सारे क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। ये हो गया, मिटा दें। अब याद रखिए, ये जितने भी बात हम लोग करने वाले हैं, इस पे एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या है कि जब आंसर राइटिंग का टाइम आएगा तो आप कारण और परिणाम भी अगर लिखने जाएंगे तो अभी तक से जो आप कॉलेज लेवल पे आंसर राइटिंग करते आए हैं उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। अलग तब होगा जब ये सब कुछ आप समझ लेंगे, जब आपके पास एक क्यूमुलेटिव अप्रोच होगा, सबको मिला करके एक दृष्टिकोण के साथ जब लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तभी नंबर आपको मिलेगा। आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, जैसे पीसीएस एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गरीबी का कारण क्या है और इसके निदान कैसे किया जा सकता है,
या सरकार के द्वारा कौन कौन से गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक इशू है। सरकार हमेशा इसको लेकर के कटघरे में खड़े रहती है, खड़ा किया जाता है। तो आपके लिए भी, और आप भी कल को ब्यूरोक्रेट बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आपका सबसे पहला काम यही है कि इन पे ध्यान देना है। ये जो गरीब लोग हैं तो उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर किया जाए। अब हम लोग देखते हैं गरीबी क्या है। गरीबी, आप लोग क्या सोचते हैं गरीबी के बारे में? क्या सोचते हैं आप लोग गरीबी के बारे में? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत बाद का, बहुत हाई चीज हो गया। गरीबों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेचारे के लिए। पॉवर्टी का मतलब है कि एक ऐसा स्टेट या एक ऐसा कंडीशन व्हेन द पीपल अनएबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज। रोजी नहीं, वो तो बहुत बात का, उतना हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज भी अगर कोई बंदा, भारत की गरीबी की परिभाषा यहीं से शुरू हुई है, बाद में वो सब आगे जो जुटेगा, ठीक है। तो गरीबी की जो बुनियादी परिभाषा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, लिख लो। ये एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जब लोगों के द्वारा या समूह के द्वारा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असक्षम हो। बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान, इतना भी उनके पास न हो। प्रदर्शित करता है जब व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, बुनियादी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की भी पूर्ति नहीं कर पाता हो। ये एक ऐसी स्थिति पर बल देता है जो व्यक्ति या समाज के निम्न जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि व्यक्ति एवं समाज के निम्न जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग को या निर्वहनीय जीवन स्तर को। अब किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए निम्न जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। भारत में नेक्स्ट, भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े, प्रारंभ में भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रीवियसली द प्लानिंग कमीशन was the authority which published poverty estimates.
पहले भारत में, ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है इसलिए आप इसको याद रखिएगा, पहले भारत में गरीबी का जो आंकड़ा होता था वो योजना आयोग के द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता था। योजना आयोग इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान से डाटा लेता था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, NSSO यही डाटा देता था प्लानिंग कमीशन को, पीसी को, और पीसी फ्लैश करता था रिपोर्ट कि भारत में गरीबी का स्तर कितना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा गरीबी के आंकड़े समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। नेशनल कलर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और NSSO के जगह पर NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, डाटा कलेक्ट करके देती है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस डाटा कलेक्ट करती है, पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन है दोनों के दोनों, कि भारत में वर्तमान में गरीबी के संबंध में प्रकाशन कौन करता है, गरीबी से संबंधित। विश्व में, हाँ क्या बोल रही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के द्वारा आंकड़ा कलेक्ट किया जाता था पहले, और प्लानिंग कमीशन के द्वारा उसको पब्लिश किया जाता था या जारी किया जाता था। अभी ये नहीं करता है, अब इसके जगह पे आ गया NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, डाटा कलेक्ट करती है और पब्लिश, या आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्लानिंग या प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय, सीधा समझ लो सांख्यिकीय। ये भी याद रखना है, नहीं तो हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा। सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहले योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, डाटा कलेक्ट करता था NSSO, अब करता है सिर्फ NSO। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, यह है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, सांख्यिकी विभाग के द्वारा। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है इसलिए इतना क्लियर बता रहे हैं। विश्व में गरीबी हर एक देश के लिए समस्या है, हर एक सरकार के लिए चुनौती है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1987 से 17 अक्टूबर को पॉवर्टी इरेडिकेशन या गरीबी उन्मूलन, हिंदी में गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ये डेट भी याद रख लेना।
यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ डिक्लेयर करके रखी है कि 17 अक्टूबर को अब हम लोग देखते हैं गरीबी को समझने के लिए हमारे पास दो मेथड है। आप कह सकते हैं कि गरीबी को कैसे समझा जाता है किसी भी देश विशेष में। तो भारत जिस दृष्टिकोण से समझता है, क्या अमेरिका भी उसी अप्रोच से गरीबी को समझता है? पता चलेगा कि नहीं। जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनका गरीबी को लेकर के सोच अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है। वो एक अलग दायरे में गरीबी को, पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। तो भारत जैसे थर्ड नेशन या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तीसरे विश्व के जो देश हैं, वो अलग तरीके से गरीबी को परिभाषित करते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकता है, कम किया जा सकता है। तो गरीबी के संदर्भ में, पॉवर्टी के संदर्भ में दो कॉन्सेप्ट फेमस है, और इस कॉन्सेप्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पर, इसी समझ के आधार पर, इसी संकल्पना के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया जाता है और गरीबी से संबंधित अलग अलग लाइन तैयार किया जाता है या एक रेखा बनाया जाता है कि इससे ऊपर गरीब नहीं है, इससे नीचे गरीब हैं, या गरीबी रेखा के बराबर है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट काम करता है पॉवर्टी में। एक है निरपेक्ष गरीबी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा है रिलेटिव या सापेक्ष, इसको कहा जाता है निरपेक्ष गरीबी। और दूसरा है रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष। भारत में इसी मेथड से गरीबी को समझा जाता है, एब्सोल्यूट से। और ये जो मेथड है ये डेवलप कंट्री द्वारा अपनाया जाता है। अब एब्सोल्यूट से कैसे गरीबी को समझा जाता है और रिलेटिव से कैसे गरीबी को समझा जाता है, आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट में क्या किया जाता है कि एक मानक सेट कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। सपोज कि भाई ये हमारा लाइन है, ये लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका मिनिमम इनकम, मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, यानी कि वो सीमा जहां पर या जिस सीमा पर आप खर्च करते हैं और उपभोग करते हैं। यानी कि एक ऐसा स्तर जिस स्तर तक आप खर्च करते हैं और उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, इन दोनों का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। और इस स्टैंडर्ड से जो ऊपर खर्च करता है और उपभोग करता है वो गरीब नहीं है, और अगर उस रेखा पे है, उतना ही पे है जितना मानक सेट किया गया है, तो गरीबी रेखा पे है। अगर उसके नीचे है तो वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये डेवलपिंग कंट्री या जो गरीब देश है इसी मेथड से अपने गरीबी रेखा को निर्धारित करते हैं और गरीबी को या पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, ये इस मामले में अलग है क्योंकि यहां पे जिस आधार पे गरीबी को परिभाषित किया गया है, जो फंडामेंटल, क्या बोल रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग इनकम वाले क्लास, अलग अलग एक्सपेंडिचर वाले या कंजम्पशन वाले क्लास है, उसमें यह देखा जाता है कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, तो उनका तुलना किया जाता है। और जो मिनिमम होता है देख लिया जाता है कि आय और उपभोग में कितना अंतर है। जो मिनिमम है उसी को गरीबी मान लिया जाता है कि इसके तुलना में ये गरीब है, आपके तुलना में ये गरीब नहीं है, आपके तुलना में ये अमीर है, लेकिन इनके तुलना में ये गरीब है। इसीलिए इसको रिलेटिव
भी कहा जाता है, पॉवर्टी कहा जाता है। अब जो निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी की जो बुनियादी तत्व है, या आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल या बेसिक नीड्स है, उसके आधार पर, जैसे कि भोजन, कपड़ा, लिखते भी चलो। निरपेक्ष गरीबी एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत एक निश्चित मानदंड या मापदंड के आधार पर, एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड से नीचे हैं, कितने लोग इस मापदंड से नीचे हैं, और उन्हीं लोगों को गरीब माना जाता है। इस मापदंड में न्यूनतम उपभोग और न्यूनतम खर्च, न्यूनतम उपभोग और न्यूनतम खर्च, मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मिनिमम कंजम्पशन, को शामिल किया जाता है। यानी कि आप कितना खर्च करते हैं और कितना कंज्यूम करते हैं। आय से कोई लेना देना नहीं कि आपका कितना इनकम है, क्योंकि आय फ्लक्चुएटेड है, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। तो इस आधार पे आप नहीं परिभाषित कर सकते हैं कि गरीबी है कि नहीं है। इसके लिए अब जो मिनिमम आपका नीड है, तो आपका आय कम बेसी होगा तो भी आप उसको हमेशा बरकरार रखेंगे, इसीलिए उसको शामिल किया जाता है। इसमें शामिल, या आप लिख सकते हैं कि इसमें शामिल है फूड या खाना, भोजन, क्लॉथिंग, वस्त्र, हेल्थ, स्वास्थ्य, एडुकेशन, शिक्षा, आवास या शेल्टर, सैनिटेशन फैसिलिटीज या स्वच्छता से संबंधित, चीजों को शामिल किया जाता है। यानी कि पॉवर्टी लाइन एब्सोल्यूट बनाते समय, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के डेफिनेशन के समय एक न्यूनतम उपभोग और न्यूनतम खर्च के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आप उस निर्धारण से कितने नीचे हैं या उससे कितने ऊपर है। अगर ऊपर है तो गरीबी से बाहर है, नीचे है तो खर्च और उपभोग किस क्षेत्र में, तो ये सारे क्षेत्र में। खाना में कितना खर्च करते हैं, शिक्षा में कितना खर्च करते हैं, यानी ये सब जो बेसिक नीड्स है, आप इन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में खर्च कर पाते हैं कि नहीं, कितना, तो निर्धारित रेखा तक। तो निर्धारित रेखा क्या होगा, वो समय समय पे कमिटी तय करेगी। कैसे तय करेगी, तो तय करेगी आपको बेस रेट के आधार पर, आधार रेखा के आधार पर, या आधार, जैसे कि मान लो अब 1960-61 के मूल्य देखें, कीमत देखें, और 2020-21 का कीमत देखें, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो कीमत में हमेशा, या मुद्रा के कीमत में हमेशा परिवर्तन होते रहता है समय समय पर आगे बढ़ते क्रम में। तो इसीलिए उसका निर्धारण पैसों के आधार पर नहीं करके खर्च के आधार पर किया जाता है कि किन किन बेसिक नीड्स को आप फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर ये सब बेसिक नीड्स को आप फुलफिल करने में ये सब इतना खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो गरीब हैं।
समझ में आया? याद रखिए, एक एग्जाम्पल से ले लो। जैसे मान लो हम ये कह दिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपया खर्च करता है, कमाता है नहीं, खर्च करता है, तो वो गरीब नहीं है। हो गया वही पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन हो गया वो। आप 50 नहीं भी कमा रहे हैं, कहीं से भी लेकर के आप 50 रुपया खर्च कर रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो आप गरीब नहीं हैं। आपके खर्च के आधार पर, आपके कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है, न कि आपके इनकम के आधार पर, क्योंकि इनकम हमेशा वेरिएट करता है। अब कोविड के समय के देख लो, कोविड के समय में कई लोग गरीबी रेखा में चले गए थे, चले गए होंगे। दुनिया में भी गरीबी बहुत जबरदस्त बढ़ा। आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था कि कम से कम 27-28 मिलियन लोग नए गरीब मात्र कोविड के दौरान जुड़ गए। अब ये एक सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इनकम वेरिएशन हुआ, बहुत सारे लोगों का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था, इसीलिए। समझ में आया? वर्ल्ड बैंक का जो डेफिनेशन है विश्व बैंक का, विश्व बैंक ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1.9 डॉलर प्रतिदिन इससे कम खर्च करता है तो वो गरीब है, अकॉर्डिंग टू विश्व बैंक। विश्व बैंक के अनुसार आप समझ सकते हैं कि भारत के कितने लोग गरीब हो जाएंगे फिर। तो विश्व बैंक के अनुसार, ये सब भी लिखते हैं, चलो। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा का मानक 1.9 डॉलर प्रतिदिन है। ये डाटा याद रखना है, यह पूछा जाता है। तो दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने 1.35 डॉलर को एक स्टैंडर्ड माना है। यानी कि अगर 1.35 डॉलर से कोई कम खर्च करता है तो वो गरीब है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट है, ये है, स्टैंडर्ड है। $1.35। तो दूसरी ओर भारत में, भारत सरकार यह मानती है कि अगर कोई बंदा 1.2 डॉलर यानी कि $1 भी अगर कोई खर्च करता है प्रतिदिन, 1.2 डॉलर भी अगर कोई प्रतिदिन खर्च करता है तो गरीब नहीं है। उससे नीचे अगर खर्च करता है तो वो गरीब है। ये सब फैक्ट है, आपको फैक्ट को याद रखना होगा। अभी डॉलर का कीमत कितना है? 77। अभी 68 से ज्यादा होगा। मतलब ये समझ लो 1.9 डॉलर का मतलब यह है कि ₹1.90 तुम्हारा, सॉरी उसका ₹1.90। अब ₹1 में आपका कितना पैसा होता है? 68, 69, 70, 70 मान लो। आज 9 का मान लो 63, यानी कि 70 और 63 का जोड़ लो, 3, 7, 13, ₹133 से कम। अच्छी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में
नहीं तो खाने पीने के हिसाब से नहीं, इसमें आपका पर डे का कंजम्पशन खर्च है। आप इसमें कोई भी चीज में खर्च कर रहे हैं और टोटल ये है। क्या कई गुना ज्यादा हो जाएगा? हाँ तो तुम तो आप सोचो ना यार, अगर हम इसको 133 रुपया मान लेते हैं, या मान लो कि हम 130 रुपया ही मान लेते हैं, 130 को 30 से गुना कर दो, 13 तिया 39, 3,900 रुपये। कई ऐसे लोग होंगे जो 4,000 रुपया महीना नहीं कमा पाते होंगे। ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना, या 4,000 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते होंगे। आप देखें ही नहीं है, इसीलिए चले जाइए काला हंडी, आपको पता चल जाएगा। चले जाइए झारखंड के इंटीरियर एरिया में, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, बस्तर वाला वो सब सुकमा वाला एरिया में आपको मिल जाएगा। ऐसे लोग हैं जो इतना भी खर्च नहीं कर पाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है। तो तुम अभी निकला का, अभी तो तुम अभी अंडा से बाहर निकला भी नहीं है पूरा। तेरा अभी अंडा से बाहर निकलेगा, दुनिया देखेगा तब तो। अभी तो तुम अंडे में ही है। अभी तो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें देखना है। अभी तो पूरा उम्र बाकी है दुनिया देखने के लिए है। इसको मानना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अच्छा याद रखो, ये भी समझ लो कि सरकार जानबूझ करके इसको थोड़ा लो रखती है। सरकार जानबूझ करके इसको लो रखती है ताकि अपना डाटा सुधार कर सके और अपनी खर्च जो है, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो अलग अलग स्कीम के माध्यम से खर्च करती है, वो थोड़ा खर्च कम पड़े। नहीं तो हमारे यहाँ तो गरीब का मतलब, हमारे यहाँ तो जो राशन कार्ड और बीपीएल का सेवा लेने वाले हाँ, लेकिन इसको अब अलग कर दिया गया है। सक्सेना कमेटी के रिपोर्ट के बाद, सक्सेना कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसके बाद से इस चीज को खत्म कर दिया गया। अब हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। हमारे फैमिली में नहीं है राशन कार्ड, पहले था। तो उसमें बीपीएल को डिफाइन कर दिया गया कि बीपीएल कौन होगा। सक्सेना कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि भैया अगर जिसके पास 4 पहिया 2 पहिया वाहन है वो गरीब नहीं होगा। जिसके पास ट्रैक्टर, थ्रेसर, जीप, कार होगा नहीं होगा। जिसके पास पक्का मकान होगा गरीब नहीं होगा। बहुत सारे लोग बाहर हो गए। नहीं काहे, आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बनता है? आप राशन कार्ड बना करके दिखाइए। तो पहले का बना हुआ होगा, नहीं तो वो इलीगल है, वो रद्द हो जाना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ है, तो आप बीपीएल गरीब नहीं है, आपको ये सब चीज सुविधा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये समझ ठीक है कि सरकार वहां का लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, तो वोट बैंक के चक्कर में। नहीं तो अभी के समय में बीपीएल का जो डेफिनेशन है वो यही है कि हर एक किसी को शहर के लिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सक्सेना कमेटी ने गरीबी बीपीएल का जब डेफिनेशन देना शुरू किया, या बीपीएल का जब कैटेगराइज करना शुरू किया, तो उन्होंने 2 तरह का स्कीम लाया। एक तो इंक्लूसिव, कि यहां से जो बच्चे निकल करके कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मान लो एसएससी क्वालिफाई किए, सिपाही बने, दरोगा बने, बैंक में जॉब किए, या सिक्योरिटी गार्ड में गए, सोचो वो लड़का जहां भी होगा वो एक तरह से वेल ट्रेंड लड़का होगा ना। भले ही बैंक में बैठा हो, गार्ड का नौकरी कर रहा हो, लेकिन वो वेल ट्रेंड बच्चा होगा, युवा होगा एकदम। बैंक का कर्मचारी में, स्टाफ में काम कर रहा है, एसएससी का कोई क्लर्क लेबर का जॉब कर रहा है, सोचो वेल ट्रेंड लड़का है। 5 साल आर्मी का ट्रेनिंग लिया हुआ है, 4 साल आर्मी में गुजारा है, 6 महीना ट्रेनिंग लिया है। वो उसकी मन स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी? तो ये इस तरह के नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया, ना कि नौकरी के लिए कि नौकरी छीन लेंगे। नौकरी अगर सरकार को पता है कि हम नौकरी नहीं देंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तो कोई सरकार ऐसी कदम उठाएगी? पागल है कोई? इसके पीछे का मंशा आपको समझना होगा कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य, जब जो शामिल नहीं होता है सेना में, उसको पता है कि उद्देश्य क्या है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो 20% आबादी शेयर करती है, पॉपुलेशन शेयर करती है, उसको पता है ऐसा क्यों लाया जा रहा है। चाइना को भी पता है कि ये क्यों लाया जा रहा है। आप अभी चाइनीज के साथ आपका ये हो जाता है तो चाइनीज रंग रूप तो देखिए, एकदम युवा है, छोकरा है, सब तुरंत अटैकिंग मोड में रहता है। और आपके जो आर्मी वाले लोग होते हैं, एक उम्र के बाद उनके पास एक्सक्यूज आ जाता है, परिवार है,
समाज है, बच्चे हैं, तो ये तो वो उस स्तर पे नहीं लड़ सकते हैं। आप सोचो ना कि ये तो कह रहा है कि हम 25% आपको रिक्रूट कर लेंगे, बाकी जगह पे तो जो CISF और कहां पे है वहां तो कह रहा है कि हम 100% लोगों को यहीं से लेंगे, 100% लोगों का रिक्रूटमेंट हम वहीं से करेंगे, यहीं से अग्निवीर लोगों को ही ले जाएंगे वहां पे। आपको ये इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो इसको नौकरी समझेंगे कि नौकरी है, नौकरी छीना जा रहा है तो आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा, लेकिन इसकी मंशा जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये ज्यादा दिन थोड़े ना चलेगा, देखना हो सकता है 2030-32 में खत्म हो जाए, फिर वही आ जाए। जो अगर समस्या या जो मोटिव है फुलफिल हो जाए तो ये बंद हो जाएगा, फिर से रेगुलर कर दिया जाएगा। आपकी इच्छा के ऊपर है, रेगुलर करना है कीजिए, नहीं करना है तो जाइए, ऐसा कर दिया जाएगा। कई ऐसे कानून हैं जो बने कुछ और, धीरे धीरे संशोधन होते 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 तो सरकार नियम बनाती है परिस्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रख करके। जब परिस्थिति और आवश्यकता पूरी हो जाती है, बदल जाती है, तो कानून भी बदल जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। इसीलिए तो आपका संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज है, जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। तो सरकार को जिस दिन लगेगा कि भैया मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, इसको बदल देते हैं, बदल देगा। ऐसा थोड़ी ना कि अब हम कभी बदलेगा ही। क्यों रखा गया है आपको ये सोचना है, जो सरकार कभी खुल के नहीं बताएगी, क्योंकि जैसे ही बताएगी। अब जैसे इसी बात को हम कल बात किए थे, इस पे हम 1 घंटा का इस पे बात किए हैं, पूरे पे कॉन्सेप्ट पे। आज देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बात को खुलेआम बोल रही है कि बीजेपी अपना कैडर तैयार कर रही है, कुछ और करने वाली है, कुछ डिसीजन लेने वाली है, आने वाले समय में तैयार हो जाओ। ये बात ममता बनर्जी खुल करके बोल रही है, उसको अनुमान हो गया है कि क्यों ऐसा किया जाना है। तो बात यहाँ नौकरी का नहीं है, बात यहाँ कुछ और है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में या निरपेक्ष गरीबी को जब मेजर किया जाता है तो उसको, या आप ऐसे समझ लीजिए कि निरपेक्ष गरीबी के आकलन करते समय BPL से या पॉवर्टी लाइन से कितने % आबादी नीचे है, इसका मेजर करने के लिए हेड काउंट रेशियो निकाला जाता है। यानी कि कितना % आबादी, जैसे मान लो कि एक आबादी है 130 करोड़ की, अब 130 करोड़ आबादी में से कितना आबादी BPL में है, ये जो डाटा निकाला जाता है इसी को कहा जाता है हेड काउंट रेशियो। इसीलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी में को हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात भी कहा जाता है, कि यानी कि कितने आबादी में कितने लोग गरीब हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि अगर हमको परसेंटेज में निकालना है कि मान लो 130 करोड़ आबादी है तो इसमें से कितना % हमारा गरीब है, तो सिंपल सा बात है भैया, अगर 130 करोड़ है तो मान लो इसमें से कितना % हम गरीबी मान लें, मान लो 25% हम गरीबी मान लेते हैं, तो 25% 130 करोड़ का कितना हो जाएगा, या सीधा सीधा कर लो 20%, सिंपल डाटा ज्यादा ठीक रहेगा। तो कितना आबादी हो गया गरीबी में, 130 करोड़ का 20% कितना हुआ, कितना हुआ जल्दी बोलो। 130 करोड़ की आबादी में 20% हमारा गरीब आबादी है, तो 20% कितना होगा, वेरी गुड। तो ये हमारा गरीब है, टोटल आबादी 130 गुने 100 26 लाख होगा। 130 करोड़ है, 26 लाख की 26 करोड़, 13 दूनी 26। हाँ वही तो कह रहे हैं कि ये बता रही है कि 26 लाख। अगर 1 करोड़ होता, अगर 1 करोड़ ये, अगर ये 13 करोड़ होता तब इसका 20% होता है 26 लाख। ये है 130 करोड़, तो यानी कि 26 करोड़। तो ये 26 करोड़ की आबादी में से अब आप देख लो, ये जितना निकला उतना % हो गया हेड काउंट रेशियो, यानी इतनी % आबादी आपकी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। तो आप ये टर्म है या ये मेथड है,
परसेंटेज निकालने का आपके गरीबी रेखा का। इसी को हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है और इसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हेड काउंट रेशियो क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। तो छोटा सा टेक्निकल ये था और कुछ भी नहीं था। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में अगर वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट अपडेट देखें तो हेड काउंट रेशियो के अनुसार 2020 में जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत की टोटल 13.4% आबादी को 13.4% पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे माना गया था। उससे पहले अगर चले जाएं तो लगभग 77 की अगर हम बात करें 1977 में, तो उस समय वर्ल्ड बैंक ने यह डाटा दिया था कि लगभग 61% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। तो कहां 61%, 61.5 रख लो और कहां अभी 13.4%। तो इतना कैसे कमी आया यह भी आपको सोच लेना है। अगर हेड काउंट रेशियो की बात करें तो इतना बड़ा अंतर या इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? तो इसका कारण है कुछ सरकार के कदम। सरकार के कौन से कदम? तो जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि जो भारत सरकार के द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और दूसरा स्कूल या शिक्षा तक लोगों का पहुंच, ये दो कारण हैं विशेष करके लड़कियों का। तो लड़कियों का शिक्षा में भागीदारी, ये दो ऐसे कारण, प्रमुख कारण बताए हैं वर्ल्ड बैंक ने, जिसने हमारा हेड काउंट रेशियो को कम किया है। अब आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो गरीबी निवारण के लिए इस पॉइंट को जरूर फोकस कीजिएगा कि इसके वजह से कैसे, अब ग्रामीण विद्युतीकरण से कैसे गरीबी कम हुआ होगा, और गर्ल चाइल्ड स्कूल पार्टिसिपेशन से या गर्ल चाइल्ड स्कूलिंग से कैसे गरीबी कम हुआ होगा। ये आप खुद अपने से मंथन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा से सुना। लेकिन ये समझ लो कि गरीबी का जो आप गरीबी के डाटा देखते हो या आंकड़ा देखते हो, उस गरीबी के टोटल रेशियो में इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि मिनिमम एक्सपेंडिचर और मिनिमम कंजम्पशन इनके पास होता है। लेकिन लड़कियां जब शिक्षित हो जाती हैं तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती हैं। तो इसके वजह से ये, अगर आप देखेंगे कि अगर आपके यहाँ 100 लोग गरीब हैं तो 100 लोगों में 70 लड़कियां होंगी गरीब। मिनिमम एक्सपेंडिचर और मिनिमम कंजम्पशन इनके पास नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा। तो ये डाटा तभी सुधरा जब ये शिक्षित हुई तो इंडिपेंडेंट हुई, जिस परिवार में गई उनको भी बेहतर बनाई और खुद से भी स्वरोजगार की या कुछ भी करके अपने जरूरत को पूरा की। दूसरा, ग्रामीण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। उत्पादन उनका बढ़ गया, उत्पादकता उनका बढ़ गया। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो वेरी गुड। जैसे हम बताए थे एक दिन, किसी दिन हम चर्चा किए थे तो हम बोले थे कि किसी भी देश के या किसी भी राज्य की गरीबी को कम करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए, या फंडामेंटल नीड है या बेसिक नीड है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधा है, सड़क, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य अगर मिल जाए तो और अच्छा है।
तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए वर्तमान की जो सरकार है, इसीलिए तो इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है कि अगर सड़क, परिवहन और बिजली मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है। सड़क से अगर गांव को जोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा भी अगर उत्पादन होगा, मान लो किसी के पास अमरूदे घर में फला है, एक टोकरी अमरूद तोड़ा, सड़क के माध्यम से आया कस्बा में और आकर के बेच करके चले गया, उसके पास आ गया ना पैसा। गांव में क्या बेच सकता है, क्या है बेचने के लिए? मन किया उसके पास धान है, लग रहा है कि मेरा सरप्लस है, लेकर के गया बाजार में बेच दिया, आ गया पैसा उसके पास। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। अब उसको काम करना है तो जाना है भैया यहाँ से 40 किलोमीटर, तो उसको पता है यार आधा घंटा में चले जाएंगे, तो उसके अंदर भी काम करने का जुनून होगा, 1 घंटा में चले जाएंगे। गया, नौकरी करके, काम करके, मजदूरी करके चले आए। अब उसको पता है कि हमको 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटा का रास्ता लग जाएगा, तो क्यों जाएगा वो? कब काम करेगा वो? अब पैदल जाना पड़ेगा अगर परिवहन का साधन नहीं है तो इसलिए बेसिक, किसी भी जगह पे अगर गरीबी को दूर करना है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण अगर सुधार करना है तो अभी की सरकार सबसे ज्यादा इसीलिए जोर दे रही है। हर एक गांव को ब्लॉक से, पंचायत से जोड़ा जा रहा है, पंचायत को ब्लॉक से, ब्लॉक को जिला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। जितने भी SHG हैं, स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या प्रोवाइड कराया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडामेंटल नीड्स या माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट दिया जाता है। जितने लाइवलीहुड स्कीम है स्टेट का, जैसे बिहार लाइवलीहुड, झारखंड लाइवलीहुड या कहीं का भी लाइवलीहुड स्कीम है, वो क्या करती है? वो उनको एक तो बेसिक, उन क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाता है, उनको माइक्रो फाइनेंस से जोड़ दिया जाता है, मार्केट दे दिया जाता है और स्किल कर दिया जाता है। और वही महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का ग्रुप है, वही महिलाएं कुछ दिनों के बाद अपना अर्निंग स्वयं करने लगती हैं और परिवार के जीवन स्तर को ऊपर कर देती है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लेवल पे ले आए या ऊपर ले आए तो हो गए गरीबी से बाहर, हो गया सरकार का आंकड़ा, सुधर गया सरकार का आंकड़ा। तो ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा।